हाइड्रोजन ऑक्साइड में देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं। अच्छा, और एक चीज़ है कि फिर उसके बाद हमने उसको समझा प्लांट में, प्लांट को देखा हमने ऑटोट्रॉफ है जो खुद भोजन कर रहे हैं, ये तो वो कंपोनेंट हो गए, बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो गए, लिविंग कंपोनेंट हो गए। तो लिविंग कंपोनेंट में हमने तीन चीज़ों को देखा था, ठीक है। एक तो देखा था हमने प्लांट्स को, प्लांट्स के बाद हमने देखा था एनिमल्स, ओके, और फिर डिकम्पोजर्स को देखा था। तो प्लांट में आपने देखा कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, जनरली अपना खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो ऑटोट्रॉफ होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसमें मैंने दो एग्जाम्पल भी आपको बताया था, एक एलाइजा कोलोरेटिका के बारे में बताया था, ये समुद्र का घोंघा होता है, एक तरह का स्नेल, जो आप लोग बोल रहे थे गेंडा, ठीक है, वो होता है। अब वो क्या होता है, एल्गी से क्लोरोफिल लेकर वो अपना खाना बना लेता है। उसी तरह होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको आप वो भी बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, मैंने बताया था, अपना भोजन जो है वो खुद बना रहा है, ये कुछ देखा था। फिर जब मैंने ऑक्सीजन फिर ये भी बताया था, जब मैं हीट कंपोनेंट में था, आपको नैनोमीटर से जोड़कर मैंने बता दिया था, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी, लाइट बताया था और दूसरा क्या बताया था, हीट बताया था, टेम्परेचर बताया था। आपने देखा कि कैसे वो दोनों चीज़ें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद लाइट, हीट जो है वो मेन स्टिमुलेटर होता है। हीट बहुत जरूरी है किसी भी लाइफ के लिए, चाहे वो हम और आप हों या वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेशन बैठते हाँ बैठते रहिए, और भी आप पीछे गुड, बैठते रहिए। ठीक है, तो वो मेन स्टिमुलेटर, तब तक कहाँ ही जाएंगे वो लोग जब तक बिजली करते हैं। तो मैंने आपको बताया था टेम्परेचर भी क्या है, मेन स्टिमुलेटर। उसके बाद जब हम लेक में आए थे, लेक में, झील में, तो उस झील में मैंने आपको बताया था कि तीन तरह का होता है, लिटोरल, लिग्नेटिक, एबाइजल, क्लियर, वो भी चीज़ क्लियर किया है, ओके। आपने देखा था कि झील के अपर लेयर में जहाँ पे सन की रेज है वहाँ पर आपको वो लोग मिल रहे हैं, हाइड्रोजन बताया था। नीचे वाले क्या होते हैं, बैंथस होते हैं, यानी जहाँ डार्कनेस है, अंधेरा है, ऑक्सीजन पहुँच नहीं पा रहा है, लाइट पहुँच नहीं पा रही है, वहाँ पर कौन से लोग हैं, वो बैंथस लोग हैं, वो अपना आराम से रह रहे हैं, उनको वहाँ कोई दिक्कत नहीं। दैट्स एबाइजल, वही क्या था, एबाइजल, ठीक है। इस कंपोनेंट के बाद हमें हीट और लाइट कंपोनेंट को पूरा क्लाइमेट में जोड़ना है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। क्लाइमेट लिंक करके टेस्ट दे दीजिए, क्लाइमेट लिंक टेस्ट दे दीजिए। हाँ बैठते जाइए, बैठते जाइए, बैठते जाइए। क्लाइमेट लिंक के टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। बताना चाहेंगे हम क्लाइमेट का डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट? नहीं, कोई बात नहीं, आप बताना चाहेंगे? जी बताएं, वेरी गुड। अच्छा आप भी नहीं, पड़ोसी आप बताना चाहेंगे? बहुत दिनों के ख्याल मिलते जी, हाँ बताएं। तो अभी तो कह रहे बताना चाहेंगे, इधर से कोई बताना चाहेंगे क्लाइमेट की डेफिनेशन? हाँ बताएं। हाँ क्लाइमेट लिखेंगे, climate is climate is climate is determined in an area in an area in an area on macro level or micro level, on macro level or micro level, with the macro level or micro level, with the average presentation of with the average presentation of with the average presentation of average average निकलता है
एवरेज प्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, humidity, temperature, air pressure during a long period, during a long period, during a long period, or 1 year, or 1 year, or 1 year. Okay? In any climate, temperature and rainfall are, in any climate, temperature and rainfall are important component. Temperature and rainfall are important component, ठीक है। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है कि क्लाइमेट कुछ भी नहीं है बच्चे, एकदम देखिए बहुत इजी रूप से ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बना करके सिखाया। क्लाइमेट पूछेगा क्या है तो सीधे पहले बोलना से कोई एरिया हो, कोई भी एरिया हो। अब एरिया तो दो तरह से हो सकता है, या तो पूरे एरिया की बात कीजिए या किसी छोटे एरिया की बात कीजिए, ये हो सकता है ना। या तो आप मैक्रो लेवल पर आ जाइए या आप किस पर आ जाइए, माइक्रो लेवल पर आ जाइए। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये छोटा सा कमरा या पूरा भारत देश ये भी क्लाइमेट बताता है, इज इट क्लियर। तो मैक्रो लेवल पे आ जाइए या माइक्रो लेवल पर आ जाइए, इज इट क्लियर। यानी आप बड़े लेवल पर देखिए या छोटे लेवल पर देखिए, लेकिन एक चीज हमेशा याद कीजिएगा कि माइक्रो लेवल का अगर कोई क्लाइमेट होगा तो वो मैक्रो के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि बड़े के अंदर ही तो छोटा आ सकता है, छोटे के अंदर तो बड़ा एरिया जाना नहीं है। क्लियर है। तो मैक्रो या माइक्रो लेवल पर आप देखिए क्लाइमेट को, और जब भी देखिएगा तो किस चीज के लिए देखिएगा, लॉन्ग पीरियड के लिए। देखिए लॉन्ग पीरियड कह लीजिए या आप कह लीजिए 1 ईयर या इयर्स, सिंपल अंदाजा लगाइए। मतलब 1 साल से नीचे नहीं होगा, जब भी होगा तो 1 साल से क्या होगा, ऊपर होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि मैक्रो लेवल पर या माइक्रो लेवल पर देखिएगा, लॉन्ग पीरियड के लिए देखिएगा, चाहे 1 साल के लिए देखिएगा, और सिर्फ 3 कंपोनेंट को ही देखना है। एक कंपोनेंट टेम्परेचर, एक होता है ह्यूमिडिटी, और एक क्या होता है एयर प्रेशर। बस इसी का समेशन क्या बताता है, वहाँ का क्लाइमेट बताता है। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा क्लाइमेट होगा वैसा ही वहाँ का एनवायरनमेंट होगा और वैसे ही वहाँ का लिविंग क्रिएचर होगा, इज इट क्लियर। लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि माइक्रो लेवल के अंदर ही आपको माइक्रो क्लाइमेट भी मिले, लेकिन माइक्रो क्लाइमेट एकदम अलग हो जाता है। माइक्रो क्लाइमेट क्या हो जाता है, एकदम अलग हो जाता है। तो इस चीज को अभी मैं समझाता हूँ और देखिएगा आप इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में महसूस भी कर सकेंगे कि हाँ इस तरीके से क्लाइमेट डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे क्या कीजिएगा, तो माइक्रो क्लाइमेट तो हमने बड़े लेवल पर देख लिया, इट इज क्लियर। अब इसी के अंदर एक माइक्रो क्लाइमेट मिलेगा, लेकिन माइक्रो क्लाइमेट में बी लाइक माइक्रो क्लाइमेट और अदर देन माइक्रो क्लाइमेट। या तो वो माइक्रो क्लाइमेट के जैसा भी हो सकता है या माइक्रो क्लाइमेट से क्या हो सकता है, अलग भी हो सकता है। इट इज क्लियर। ठीक, अब इसको कैसे समझना है ये भी समझिए। जैसे मैंने आपको 3 जोन बताया था, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, पोलर जोन। तो अगर कोई बोले आपको कि टेम्परेट जोन, पोलर जोन और ट्रॉपिकल जोन है, तो ये तो बहुत बड़े लेवल पे हो गया, यानी ये क्या हो गया, ये तो माइक्रो लेवल पे हो गया, सॉरी मैक्रो लेवल पर हो गया। तो इसके अंदर भी कैसा माइक्रो क्लाइमेट हो सकता है, वो सोचिए। अब कैसे माइक्रो क्लाइमेट अलग हो सकता है, देखिए कैसे मैंने जो आपको पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूँ, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। आपको देख सकते हो यहाँ जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। मैं आपको शुरू से पढ़ाते आ रहा हूँ कि इक्वेटर में क्या होता है, सन की रे सालों भर सीधी पड़ती है। तो सीधी पड़ेगी तो इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, और रेनफॉल भी क्या है, ज्यादा है। जबरदस्त है। तो रेनफॉल ज्यादा है, इसका मतलब है कि जो यहाँ का क्लाइमेट है वो क्लाइमेट हॉट भी है, और हॉट के साथ क्या है, ह्यूमिड भी है। तो आप सिंपल जानते हैं कि इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट है वो हॉट भी है, और हॉट के साथ ही क्या है, वो क्लाइमेट वो ह्यूमिड भी है। तो इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एक क्लाइमेट बन गया जिसको हॉट क्लाइमेट और ह्यूमिड क्लाइमेट आपने कहा।
या ऐसे भी नहीं कहेंगे तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहेंगे, वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कह सकते हैं ना वार्म क्लाइमेट होगा, गर्म क्लाइमेट होगा। इसका मतलब है कि इस जगह में आप यहाँ से चलना शुरू कीजिए और यहाँ तक आ जाइए, यानी 0 डिग्री पर आप कहीं पर भी जाइए, हर जगह तो सन की रेस सीधी है, इसका मतलब हर जगह क्या हो गया, सेम क्लाइमेट हो गया। तो जब हर जगह सेम क्लाइमेट हो गया, इसका मतलब है हमें मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पर एक क्लाइमेट मिला, और उसी क्लाइमेट को हमने क्या कहा, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कहा। तो मान लीजिए कि अगर x यहाँ पे खड़ा है, y यहाँ पे खड़ा है, z यहाँ, a यहाँ पे खड़ा है, कोई कहीं भी रहे, सबके लिए तो क्लाइमेट सेम ही है, सबके लिए तो क्लाइमेट क्या है, सेम है। लेकिन यही चीज है कि हमें लगता है पर जब माइक्रो क्लाइमेट बनेगा, माइक्रो क्लाइमेट वो अलग हो जाएगा। अब देखिए वो कैसे होता है, आप तुरंत समझ जाएंगे, और इसको आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में महसूस भी कीजिएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है, देखिए टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी क्लाइमेट गर्म है, तो गर्म क्लाइमेट है, तो मैंने आपको बताया था ना कि हर जगह पेड़ का जन्म होगा, ट्री, और ये ट्री क्या होगा, बड़ा भी होगा। तो देखिए जब बड़ा होगा तो देख रहे हैं इस तरह करके ट्री बड़ा होते जा रहा है, यहाँ देखते चलिए, ठीक है, ये देखिए हो गया ना, ट्री बड़ा हो गया। तो मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि यहाँ टेम्परेचर भी है, यहाँ वाटर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, तो इसकी वजह से ये पेड़ सब क्या होंगे, ये पेड़ बड़े बड़े होंगे, तो ये तो बड़े हो ही रहे हैं। लेकिन जब ये बड़े हो रहे हैं तो इनके ब्रांचेस आपस में मिल रहे हैं क्या, देखिए तो मिल रहे हैं ना। तो जैसे इनके ब्रांचेस आपस में मिल रहे हैं, तो क्या मैं इस तरह से छत की तरह इस ब्रांचेस को देखूं, लग रहा है ना, कैनोपी मिलने से वो छत सा बन गया, ठीक है। जब छत सा बन गया और जब सन की रेज आ रही है, तो सन की रेज को कौन रोकी है, ये कैनोपी रोकी है। तो जब सन की रेज को ये कैनोपी रोकी है, तो क्या सन की रेज अंदर आई, नहीं आई। तो जब सन की रेज अंदर आई नहीं, तो क्या हीट अंदर आई, नहीं। और जब हीट अंदर आई नहीं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा या गिरेगा, गिरेगा। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से आपने क्या देखा कि हर जगह टेम्परेचर ज्यादा, ह्यूमिडिटी ज्यादा, रेनफॉल ज्यादा है, यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, तो खूब घने जंगल हो गए। तो लेकिन जब घने जंगल हो गए और सन की रेज आने लगी, तो सन की रेज को उसी घने जंगल ने क्या किया, रोक दिया, और रोकने के वक्त अंदर तो हीट आया ही नहीं, तो अंदर टेम्परेचर क्या हो गया, गिर गया। इसका मतलब है माइक्रो क्लाइमेट के अंदर क्या बन गया, माइक्रो क्लाइमेट, और बाहर गर्मी और अंदर क्या हो गई, सर्दी हो गई। इसलिए कभी भी डेंस जंगल के अंदर जाएंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी, और बाहर निकलेंगे तो गर्मी लगने लगेगी। इसका मतलब आपने माइक्रो क्लाइमेट के अंदर क्या देख लिया, माइक्रो क्लाइमेट। लिखिए क्या कह रहे हैं, हाँ इक्वेटर हो नहीं बारिश ज्यादा, तो बारिश ज्यादा इसलिए तो घने जंगल है। लेकिन जब सन की रेस पड़ रही है तो उन ब्रांचेस ने उसको रोक लिया, रोकने की वजह से रेस अंदर नहीं आया, तो अंदर क्या हो गई, ठंडक हो गई। तो क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप ही लोग अगर सफर कर रहे हैं, तो रोड पर चलते रहिए, तो पूरा धूप मिलेगा, गर्मी होगा, अचानक बस या गाड़ी किसी प्लेटू के साइड से निकलेगा जहां मतलब छाया हो या खूब पेड़ हो, तो देखिए वहां अचानक ठंडक लगेगी, सेहत महसूस होगी। इसका मतलब क्या है, आपने माइक्रो क्लाइमेट के अंदर क्या देख लिया, माइक्रो क्लाइमेट। समझ में लिखिएगा, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा माइक्रो क्लाइमेट से क्या हो जाता है, डिफर हो जाता है, ये होता है माइक्रो क्लाइमेट। लिखिएगा कि इन अ माइक्रो क्लाइमेट, इन अ माइक्रो क्लाइमेट, इन अ माइक्रो क्लाइमेट, इन अ माइक्रो क्लाइमेट there would be microclimate found in a macroclimate, there macro, in a macroclimate, पहले सुन लीजिए ध्यान से, in a macroclimate there would be microclimate, there would be microclimate, मतलब एक बड़े क्लाइमेट में, एक माइक्रो क्लाइमेट में आपको क्या मिलेगा बच्चे, माइक्रो क्लाइमेट मिलेगा। समझ में आया, ठीक। फिर लिखिएगा कि माइक्रो क्लाइमेट कुड बी डिफर देन मैक्रो क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट कुड बी, माइक्रो क्लाइमेट कुड बी डिफर देन, माइक्रो क्लाइमेट कुड बी डिफर देन मैक्रो क्लाइमेट, microclimate could be different than macroclimate, macroclimate
क्लाइमेट। इसका मतलब है कि जो माइक्रो क्लाइमेट है वो माइक्रो क्लाइमेट से क्या हो सकते हैं, अंदर हो सकते हैं, और एक बड़े माइक्रो क्लाइमेट के अंदर ही क्या मिलेगा, माइक्रो क्लाइमेट मिलेगा। एग्जांपल में लिखिएगा कि एट इक्वेटोरियल एरिया dense evergreen forest is found. क्या आपने इन इक्वेटोरियल एरिया dense evergreen forest is found. Dense evergreen forest is found. Dense evergreen forest is found. आपने देखा कि एक इक्वेटोर पर क्या है, dense evergreen forest मिलता है। क्लियर है? क्यों मिलता है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल, या ह्यूमिडिटी लिख सकते हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल या ह्यूमिडिटी। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल या ह्यूमिडिटी। रेनफॉल और ह्यूमिडिटी के कारण ही यहाँ मिलता है। ठीक है, फिर लिखेंगे द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट forbids the sun rays, forbids मतलब रोकना, FORBID, forbids the sun rays, forbids the sun rays, forbids the sun rays, forbids the sun rays entering in surface, entering in surface मतलब surface में entering के लिए रोक देता है, entering in surface. That's why the temperature becomes low inside the forest. That's why temperature becomes low inside the forest. That's why temperature becomes low inside the forest. That's why temperature becomes low inside the forest. इसलिए साइड में क्या होता है, जंगल के अंदर टेम्परेचर गिर जाता है, और गिर जाने की वजह से आपको क्या लगेगा, आपको ठंडा लगेगा, लेकिन बाहर जब निकलेंगे तो क्या लगेगा, गर्म लगेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक माइक्रो क्लाइमेट के अंदर जो माइक्रो क्लाइमेट हो जाता है वो हर चीज को बदल देता है। वहाँ वही जानवर आएगा जिसको ठंडक पसंद है, गर्म जानवर तो निकलेंगे नहीं। इट इज क्लियर। जैसे मान लीजिए बारिश हुआ, बारिश होता है तो देखते हैं जमीन में ठंडक आ जाती है, तो जमीन के अंदर कीड़े मकोड़े सब तरह बाहर निकलने लगते हैं। ये भी सब तो नेचर ही है, क्लाइमेट भी तो चेंज हो रहा है, तुरंत ऊपर आने लगते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आया। अच्छा, एक चीज और सोचिएगा, मान लीजिए कि इक्वेटर में घने जंगल है, तो ह्यूमिडिटी यहाँ पर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होगा, हाई होगा। लेकिन ठीक इक्वेटर के एरिया से अगर आप बाहर निकलेंगे, मान लीजिए कि हम इस इक्वेटर के एरिया से बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते हैं तो इसकी कंक्लूजन में यहाँ फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या फॉरेस्ट नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर फॉरेस्ट ज्यादा थे, इसलिए ह्यूमिडिटी क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन जब हम इक्वेटर के फॉरेस्ट से अगर बाहर निकल गए, मान लीजिए एरिया वही है लेकिन हम फॉरेस्ट से बाहर निकल गए, तो क्या अब यहाँ फॉरेस्ट है, नहीं है। तो इस फॉरेस्ट की वजह से यहाँ ह्यूमिडिटी क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन जब यहाँ फॉरेस्ट नहीं है तो उसी एरिया में ह्यूमिडिटी क्या हो गई, कम हो गई। यानी इक्वेटर में सब टीचर पढ़ा रहे हैं कि देखो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेनफॉल भी ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि ह्यूमिडिटी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे ग्रीन वेजिटेशन है। ठीक है, अब उसी एरिया में मान लीजिए मैं बाहर निकल जाऊँ और वहाँ पेड़ पौधे है ही नहीं, इसका मतलब है पेड़ पौधों की वजह से ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी अंतर आ जाएगा। इज इट क्लियर? लिखेंगे आउटसाइड द फॉरेस्ट, आउटसाइड द फॉरेस्ट, outside the forest, outside the forest or forest less area, forest less area, forest less area, humidity becomes low, humidity becomes low, humidity becomes low, humidity वहाँ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, humidity becomes low। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि वहाँ पर ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसके बाद क्या कीजिए कि नेक्स्ट मतलब हेडिंग या चैप्टर जैसा दे दीजिए, लिखिए बायोस्फीयर,
हेडिंग ही दे दीजिए, मैं यह चैप्टर बना लीजिए बायोस्फीयर। इससे बाहर नहीं करते हैं। अब आगे जो है लिखिएगा बायोस्फीयर को बायोम, बायोस्फीयर एंड 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 बायोम। अब इसको थोड़ा समझते हैं और याद रखिएगा कि इसमें आपको क्या है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन्हीं सब टर्म्स को ही समझना है जहां आपको दिक्कत कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले समझिए कि बायोस्फीयर होता क्या है, पहले इस बात को याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले ऊपर से जान लीजिए, जो मोटी मोटी बातें हम जानते हैं कि बायोस्फीयर एक्चुअली होता क्या है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था एक लिथोस्फीयर पढ़ा था, जिसको आपने पूरा जियोमॉर्फोलॉजी कहा था, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बाद एक होता है आपको एटमॉस्फेयर, जिसको मैंने क्लाइमेटोलॉजी कहा था। एटमॉस्फेयर, ठीक। एटमॉस्फेयर के बाद क्या कहा था मैंने आपको? हाइड्रोस्फीयर। लेकिन हाइड्रोस्फीयर को मैंने ओशिनोग्राफी के अंदर पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज बायोस्फीयर, अगर सिंपल अगर कोई पूछे कि व्हाट इज बायोस्फीयर, तो आपको दिमाग में क्या आंसर होता है, क्या है बायोस्फीयर? हाँ एकदम सटीक जवाब, कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन, या ये भी कहा जाए कि जहां पर ये तीनों चीजें आकर के मिलती हैं उसी को क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। आइए समझ में लिखेंगे द प्लेस वेयर, द प्लेस वेयर, द प्लेस वेयर, वेयर लिथोस्फीयर, atmosphere, the place where lithosphere, atmosphere, hydrosphere meet, मिलते हैं, meet, called, meet, called hydrosphere, called hydrosphere, बायोस्फीयर, मैं क्या बोलता हाइड्रोस्फीयर, आप लोग गलत बोल रहे हैं, called biosphere, क्या कहते हैं? मैं सिर्फ बायो ही बोल रहा था, तो इस बात को सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जहां पर लिथोस्फीयर, जहां पर आपका एटमॉस्फेयर और जहां पर ये हाइड्रोस्फीयर तीनों आकर मिलेंगे, आप उसी को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर, ठीक है। इसका मतलब है बायोस्फीयर वो जगह है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। इट मींस, लिखिएगा, इट मींस बायोस्फीयर इज दैट प्लेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट। इट मींस बायोस्फीयर इज दैट प्लेस, biosphere is that place, is that place where life exists, where life exists, जहाँ life exist करता है। All the living creatures of earth, 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 and their interaction, and their interaction, and their interaction with the, with the environment, with the environment, with the environment called biosphere, called biosphere, called biosphere. It means biosphere contains, it means biosphere contains, biosphere contains living component and non-living component both, living component and non-living component both, both। सिंपल समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं इसको समझना, एकदम आसान भाषा में कि देखिए सीधी सी बात है कि बायोस्फीयर कहता है कि देखो जहां लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों चीजें आकर मिलेंगी, वहीं पर क्या कहेंगे हम? बायोस्फीयर कहेंगे। फिर बायोस्फीयर कहता है कि देखो मैं वही हूं जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करता है,
जहाँ पर लाइफ रहता है। क्लियर है? फिर बायोस्फीयर कहता है कि देखो इस धरती पे रहने वाले जितने भी लिविंग, अब लिविंग कहने का मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा? क्या आएगा दिमाग में लिविंग कहने से? प्लांट्स, एनिमल्स, कल बताया था जो एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? उस बात के मैंने क्या बोला? नॉन लिविंग, ठीक है? नॉन लिविंग ही हवा पानी मिट्टी। जब भी नॉन लिविंग की बात हो तीन चीज याद रखिएगा, हवा पानी मिट्टी, और इनके बीच का इंटरेक्शन, ये सब किसमें आ जाता है? ये सब आ जाता है बायोस्फीयर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि बायोस्फीयर के अंदर ही तो सारा सिस्टम है। ये जो आप इकोसिस्टम और जो सिस्टम बोलते हैं, ये जितने भी सिस्टम है सब किसके अंदर आते हैं? बायोस्फीयर। इसका मतलब है कि बड़े रूप में बायोस्फीयर होता है, और ये जितने सारे सिस्टम हैं सब किसके अंदर हैं? बायोस्फीयर के अंदर। लिखिए all the small and large systems, all the small and large systems are considered under, all the small and large systems are considered under, are considered under, are considered under, are considered under biosphere, are considered under biosphere. अच्छा, तो ये भी बात आप लोग समझ गए कि ये जितने भी सिस्टम आप आगे पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, वो सारा सिस्टम किसके अंदर कवर होता है? क्या बोलिएगा? बायोस्फीयर। सब बायोस्फीयर के अंदर कवर होता है। कोई भी चीज ऐसा नहीं सोचना है कि वो बाहर से आएगा, सब बायोस्फीयर के अंदर आ जाएगा। यहाँ तक एकदम क्लियर हो चुका? अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर में ही ये सब चीज है, तो क्या बिना एनर्जी के बायोस्फीयर चलेगा? नहीं चलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ बायोस्फीयर, तो क्या बोलिएगा? सिर्फ और सिर्फ सन। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी तरह की एनर्जी की बात करेगा तो सीधा क्या बोलिएगा? सन। समझ में आया? सन ही है जो एकमात्र एनर्जी देता है। इज इट क्लियर? और कोई नहीं है जो इनको एनर्जी देता है। क्लियर हो चुका? ये नहीं सोचिएगा कि मल्टीवाइटामिन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसको आप समझ में आ रहा है? the ultimate source of energy, the ultimate source of energy of biosphere is sun. Is sun. Is sun. The ultimate source of energy is sun for a biosphere. For a biosphere. For a biosphere. तो बायोस्फीयर के लिए अल्टीमेट एनर्जी कौन है? सन। लेकिन क्या बायोस्फीयर न्यूट्रिएंट से नहीं चलता? न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए। तो अब सभी लोग ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। गुड। जैसा मैंने आपसे कहा कि अल्टीमेट सोर्स जो एनर्जी है वो कौन देगा? सन देगा। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें न्यूट्रिएंट्स भी तो आते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं ये बताइए? पेड़ पौधे, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी बायोस्फीयर में न्यूट्रिएंट्स बाहर से नहीं आते। वो जो मैंने तीन चीज बताई थी ना, हवा, पानी और मिट्टी, इसी तीनों से आते हैं, और इसी तीनों में इनका रिसाइकलिंग होता है। ना तो बाहर से आते हैं और ना जाते हैं। हमेशा याद रखिए, लिखिएगा द न्यूट्रिएंट्स इन बायोस्फीयर, the nutrients in biosphere is not coming from any outside area. The nutrients of biosphere, the nutrients of biosphere don't come from outside, don't come from outside, don't come from outside, but it's made, but it's produced, लिखिएगा, but it's produced, but it's produced by the air, water and soil. By the air, water and soil. And this nutrient is being recycled. Yeah, ऐसे लिखिएगा, and this nutrients
इन द रिसाइक्लिंग फॉर्म, इज इन द रिसाइक्लिंग फॉर्म कंटिन्यूअस, मतलब लगातार पूरा चक्र घूमता ही रहेगा, होता रहेगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर फिर एक छोटा सा सवाल आएगा कि ठीक है, जहाँ पर जीवन होता है वही क्या है, बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ होता है वही क्या है बच्चे, बायोस्फीयर। तो जरा सोचिए, यहाँ पर एक चीज को कवर कीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये जमीन है, ये क्या है, जमीन, और ये है पानी। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जमीन और पानी दोनों में लाइफ है, तो बायोस्फीयर में तो जमीन भी है और बायोस्फीयर में पानी भी है। तो लाइफ कहाँ एग्जिस्ट होगा, लाइफ कहाँ एग्जिस्ट होगा? तो सभी लोग याद रखिएगा, पानी के अंदर अप्रोक्स 200 मीटर, पानी के अंदर लगभग कितना, 200 मीटर, यानी 200 मीटर तक आपका क्या है, लाइफ है, बायोस्फीयर। लेकिन अगर हम जमीन की बात करें तो जमीन में तो पानी है नहीं, तो इसका मतलब है कि जमीन में तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे, तो जमीन में अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो अप्रोक्स कितना मिलेगा, 6000 मीटर। समझ में आ रहा है? देखिए, ये बहुत लोग ये सोचते हैं कि अच्छा जमीन से ऊपर 6000 मीटर यानी आसमान भी आ जाएगा तो चिड़िया भी उड़ रही होगी जी, डेफिनेटली, एकदम सटीक जवाब। मैंने आपको बताया था कि हिमालय की एवरेज हाइट 6000 मीटर है, और कहा था ना हिमालय में इस धरती का हर क्रिएचर मिल रहा है, और हिमालय की एवरेज हाइट क्या है, 6000 मीटर, यानी जमीन में अगर आप ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे तो लगभग 6000 मीटर तक आपको क्या मिलेगा, बायोस्फीयर मिलेगा, और पानी के अंदर कहां तक मिलेगा, 200 मीटर तक। इसका मतलब है कि हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, देखना ना बच्चे, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इसी को क्या बोलिएगा, बायोस्फीयर। जल्दी से बना दीजिए इसको, यही करना है, ठीक है, यानी 200 मीटर से ऊपर जाइए 6000 मीटर तक, तो क्या मिलेगा आपको, बायोस्फीयर मिलेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ से हम कुछ ऐसी बातों को समझेंगे जो जिनका डेफिनेशन है, जिसका क्या है, डेफिनेशन, यानी टर्म्स वाइज। जब इसको टर्म्स वाइज समझेंगे तो आगे हमें दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिएगा, बायोटिक कम्युनिटी लिखकर टेस्ट दे दीजिए, बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी। तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोटिक कम्युनिटी। देखिए बच्चे, बायोटिक का तो मतलब समझ गए, बायो यानी लाइफ, और कम्युनिटी मतलब लोग, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये कोई एरिया है, ये क्या है, ये कोई एरिया है, और इसमें कुछ लोग रहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस एरिया में ह्यूमन भी रह रहा है, क्लियर है, एनिमल भी रह रहा है, प्लांट भी है, ट्रीज भी हैं, ग्रासेस भी हैं, अगर कोई झील तालाब जैसा है तो मछलियां भी तैर रही हैं। क्या मछलियां तैरेंगे? हाँ बोलिए, आ जाइए, मछलियां भी तो तैरेंगी, क्या फ्रॉग, अच्छा चलिए, फ्रॉग भी लिख दिया, और कोई तकलीफ, दर्द, कष्ट, ठीक है, चलिए, वो मच गया था, चलिए,
कि मान लीजिए कोई एरिया है, क्या है, कोई एरिया है, तो इस एरिया में ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये लिविंग है ना सारा, लेकिन ये एक ही लिविंग है, डिफरेंट स्पेसीज हैं, डिफरेंट स्पेसीज हैं। ह्यूमन एक अलग स्पेसीज है, पढ़ते जाइए, एनिमल अलग स्पेसीज है, प्लांट अलग स्पेसीज है, ट्री अलग स्पेसीज है, ग्रास अलग स्पेसीज है। लेकिन अगर कहा जाए तो इसको हम एक में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या फ्लोरा में आता है, आ गया। उसी तरह ये पानी के जीव है। तो किसी एरिया में रहने वाले डिफरेंट स्पेसीज, समझ में आ गया, किसी एरिया में रहने वाले डिफरेंट स्पेसीज को क्या कहा गया है, बायोटिक कम्युनिटी। एकदम क्लियर, बहुत सिंपल, लिखिएगा। इन एनी एरिया different species are found. Different species are found with different numbers, with different numbers, with different numbers, with different numbers, okay, and also interact with each other, and also interact with each other, and also interact with each other, called biotic community, called biotic community. Actually, it is a association. Actually, it is a association of number, association of number of different species, of different species, of different species. मतलब सिंपल सी बात है, ये एक तरह का क्या है, एक एसोसिएशन है जिसमें अलग अलग स्पेसीज की अलग अलग संख्या रह रही है। मान लीजिए एक गांव है जिसमें 10 घर है, अब एक घर में मान लीजिए 5 ही लोग हैं, तो 50 लोग हैं। 10 आम के पेड़ है, तो आम का पेड़ तो पेड़ है, लेकिन उसकी भी तो काउंटिंग है। 10 आम के पेड़ है, अब झील है, उसमें मछलियां तैर रही है, मान लीजिए उसमें 1232 मछलियां तैर रही हैं। अब बिना कहूँगा अंदाज से बोलो, 1232 मछलियां तैर रही हैं आराम से। तो एक तो नंबर है 1232 मछलियों का, 556 चिड़िया भी थी पेड़ पे, तो 556 चिड़िया हो गई, लगभग 50 लोग पड़े होंगे, 2-4 टॉमी कैटी भी दौड़ रहे हैं, कुत्ते बिल्ली। तो ये देखिए तो डिफरेंट स्पेसीज है, लेकिन इनका डिफरेंट क्या है, नंबर भी तो है। इसी का जो एसोसिएशन है, मिला जुला कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ये एनवायरनमेंट है। तो आप इसी को बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी। क्या बोलते हैं आप इसी को, बायोटिक कम्युनिटी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अगला लिखिएगा, species structure, species composition, species composition, species composition. In any community, in any community, in any community, मतलब मैं किसी बायोटिक कम्युनिटी में आ गया, in any community, counting of total number, counting of total number of counting of total number of present plants in complete year
साल लिखना चाहिए। इनकम्प्लीट ईयर कॉल्ड क्या बोला था मैंने उसको? स्पेसिफिक कंपोजिशन। लिख लीजिए स्पेसिस कंपोजिशन, कॉल्ड स्पेसिस कंपोजिशन, कॉल्ड स्पेसिस कंपोजिशन। यही क्या है? स्पेसिस कंपोजिशन। क्लियर है? मतलब सिंपल सी बात है कि एक बायोटिक कम्युनिटी है और उसमें हम पेड़ को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? पेड़ को। तो अगर कोई पेड़ जैसे आम का पेड़ है और मुझे पूरे साल खड़ा दिखा, इसका मतलब इस कम्युनिटी में आम का पेड़ है, तो फिर हम उसका टोटल नंबर देखेंगे कितना नंबर है। वही जो नंबर है वही क्या कहलाएगा? स्पेसिस कंपोजिशन। कि भाई कितना नंबर है ये पेड़, क्योंकि ये पूरे साल दिख रहा है, इसका मतलब ये उस एनवायरनमेंट का क्या है? एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहां तक समझ में आ चुका है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे डोमिनेंस। लिख के टेस्ट दीजिएगा। डोमिनेंस 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 डोमिनेंस। अच्छा, डोमिनेंस का मतलब समझते हैं? डोमिनेट करना। डोमिनेंस का मतलब क्या है? डोमिनेट करना। तो एक बायोटिक कम्युनिटी में मान लीजिए तरह तरह के पेड़ हैं। ऐसे सोचिए, एक बायोटिक कम्युनिटी में क्या है? तरह तरह के पेड़ हैं। तो जब ये तरह तरह के पेड़ हैं तो क्या ऐसा होता है कि सिर्फ पेड़ ही हो? घास भी तो हो सकते हैं, तो डिफरेंट स्पेसीज हो सकते हैं प्लांट के। लिखेंगे इन एनी कम्युनिटी there are different species number there are different species number ठीक है। फिर लिखिएगा सिंगल स्पेसीज makes effect on other species single species makes effect on other species ओके। इसका मतलब क्या है कि एक में तरह तरह के स्पेसीज रहते हैं, जातियां रहती हैं, तो एक स्पेसीज क्या दूसरे स्पेसीज पर इफेक्ट नहीं डाल सकता? डाल तो सकता है, लेकिन इफेक्ट डालने का मतलब क्या है? आप डोमिनेट कर रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए एक जंगल है, उसमें पेड़ भी है और उसमें छोटे घास भी है, तो पेड़ डोमिनेट करेगा या घास डोमिनेट करेगा? ये बताइए आप लोग, अपने ध्यान से सोच के बताइएगा। पेड़ डोमिनेट करेगा? जी नहीं, घास ज्यादा होगा तो डोमिनेट करेगा। लिखेंगे in any area trees are dominating more than a small shrubs अभी भी नहीं समझ में आया? आपने ट्री कहा था कि घास कहा था? ट्री मुझे ख्याल ही नहीं था, मुझे लगा आपने ग्रास कहा। अच्छा ठीक है, चलो। तो याद रखिएगा ट्री क्या करेगा? डोमिनेट करेगा, लेकिन ग्रास डोमिनेट नहीं करेगा। ठीक है? क्यों नहीं करेगा इसको समझते हैं? नहीं, वहां मैंने ही शायद उल्टा बोल दिया था, मेरी गलती है, आपकी नहीं, मैंने गलती की थी। एक बात सभी लोग क्या कीजिएगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, तो इस एरिया में पेड़ भी है और घास भी है, यही मैंने कहा था ना? ठीक है, तो मान लेते हैं ये पेड़ है, ऐसे देखिए, ये क्या है? ये पेड़ है और ये फिर घास है। तो मैंने यही तो कहा था कि कौन डोमिनेट करेगा?
तो शायद आपने घास कहा कि बोला था वो ज्यादा है। अच्छा पहले ट्री बोले थे, ठीक ठीक है, नहीं तो कौन डोमिनेट करेगा? ट्री। आप तो ट्री नहीं है, सही है ना। चलिए अब समझिए कैसे डोमिनेट करेगा, कैसे ट्री डोमिनेट करेगा बताइए। हाँ अब इसको तो बताना है कि ट्री कैसे डोमिनेट करेगा। नहीं, इसी चीज को मेन समझाना। मैंने ये नहीं कहा कि आपने कोई भी आंसर दिया गलत है, इसको पहले समझिए ट्री कैसे डोमिनेट करेगा। वो ऐसे डोमिनेट करेगा कि ट्री का ऐसा कोई नेचर नहीं है। और हमेशा क्या कीजिएगा, घास की तुलना में ट्री तो कम ही होता है, घास ही ज्यादा होता है, लेकिन ट्री डोमिनेट इसलिए करता है क्योंकि ट्री का साइज क्या है, बड़ा है, और घास का साइज क्या है, छोटा है। और मान लीजिए कि कोई अगर इसको घास को खाने के लिए आए, जैसे एम नाम का लड़का था, डी क्लास में पढ़ता था, अर्बक लाता एक बार आया 111 नंबर, दौड़ा दौड़ा गया, चादर तान के सो गया। अगर कोई खाने के लिए गुड, तो ये खाने के लिए आएगा, वेरी गुड, नाम क्या इसका, हिरन मान लो इसको। अगर ये आ गया तो ये इतना नालायक है कि ये ऊपर का खाएगा, खाता है ना, जड़ तो नहीं खाता, ऊपर का खाया ठीक, लेकिन क्या ये यहां तक पहुंचेगा? तो पेड़ तो ऊपर उठेंगे, पेड़ को तो कोई खाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ये घास बेचारा अगर फिर ऊपर उठा, ये फिर चला आएगा, ये फिर खा जाएगा, फिर ये ऊपर उठेगा, फिर खा जाएगा। इसका मतलब ये ऊपर उठने ही नहीं देगा और पेड़ ऊपर उठते जाएंगे, तो फिर पेड़ क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, और ये डोमिनेट नहीं कर पाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि नेचर हर चीज को बना करके रखती है, यही होता है डोमिनेशन। अगर सपोज अगर ये चीजें नेचर में नहीं रहती तो घास को तो कोई नहीं खाता, तो सोचिए कि ये घास बढ़ते बढ़ते कितने बड़े हो जाते, चलना दूभर कर देते हैं। ये हमें लगता है कि सर घास तो बहुत ये, लेकिन ये घास अगर ये नहीं होते, गाय भैंस वगैरह अगर जानवर ये घास कीड़े मकोड़े ये नहीं होते खाने वाले, तो सोचिए ये घास क्या करते, ये धीरे धीरे बढ़ते तो ये सभी बिल्डिंग में के अंदर नहीं चले जाने लगते हैं, मिट्टी तो हर जगह है। और ये आपको क्या लगता है, ये इंफ्रा बन गया तो बहुत बड़ी बात है, एक पेड़ का जड़ आप तोड़ के निकल जाएगा, जैसे पीपल के पेड़ को देखते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तोड़ सकता है, कोई बड़ी बात है। तो वो क्या एक तरह का डोमिनेट नेचर ही तो है, आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा है, वो बिल्डिंग तोड़ देगा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि ये लोग भी नेचर में बहुत जरूरी है, इसीलिए पेड़ क्या करता है, डोमिनेट करता है, लेकिन ग्रास कभी भी डोमिनेट नहीं करता, क्योंकि ग्रास को क्या करते हैं, ऐसे जानवर खा जाते हैं। लिखेंगे बिकॉज grazing बोलते हैं चारा चरना, बिकॉज herbivorous grazing the shrubs community, यानी shrubs community को वो खा जाते हैं, इसलिए पेड़ हमेशा क्या करेंगे, डोमिनेट। एकदम समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा कीस्टोन स्पीसीज, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है, कीस्टोन स्पीसीज। अभी हटा दें, चूहा घास खाता ठीक लगेगा, इसमें भी रिकॉर्ड हो गया। कीस्टोन स्पीसीज क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले समझिए कि कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है। लिखेंगे such animal or plant which effects on environment called keystone species,
नेक्स्ट स्पेसिस कहता है कि देखो मैं एक ऐसा स्पेसिस हूँ जो मैं किसी भी चीज पर क्या करता हूँ, आपको एनवायरनमेंट को इफेक्ट डालता हूँ। एनवायरनमेंट को क्या डालता हूँ, इफेक्ट डालता हूँ। भले ही मेरी नंबर कम हो, भले ही मेरा नंबर क्या हो, कम हो, लेकिन मैं फिर भी इस पूरे एनवायरनमेंट में क्या डालूंगा, इफेक्ट डालूंगा। लिखेंगे however the number is less, however the number is less of that species, however the number is less of that species, however the number is less of that species। भले ही मेरा नंबर कम हो, लेकिन मैं फिर भी वातावरण पे, एनवायरनमेंट पे क्या डालूंगा, इफेक्ट डालूंगा। एग्जांपल में लिखिए बैट। बैट समझते हैं आप लोग? बैट, BAT, चमगादड़, उल्टा लटकता है। लटक के तो दिखना होगा तो इसमें अब ये देखा तो मैं कैसा लटक के दिखूंगा, चमगादड़। चमगादड़ तो मैं बन सकता हूँ, तो लटकने की जगह नहीं है। ठीक है, आपको एक चीज बता देता हूँ, जो बैट होते हैं, चमगादड़, इट इज क्लियर। आप देखते हैं वो उल्टा लटका रहता है, क्लियर। सबसे बड़ी बात है क्यों उल्टा लटकता है, इसको समझिए। सबसे पहली बात है कि जब हम और आप चलते हैं जमीन पर, इज इट क्लियर, तो हमें क्या किसी के सहारे की जरूरत होती है? नहीं, आराम से उठकर चलने लगते हैं। इसका मतलब हमारे पैरों में जान है। अगर पैरों में ताकत नहीं होती तो हमें उठने के लिए सहारा होता, तब हम चलते। आप चमगादड़ की खूबी देखिएगा, ये जमीन पे तो सिर्फ लटकने के लिए आता है, और ये हमेशा उल्टा लटकता है। इसलिए उल्टा लटकता है क्योंकि आपने इसके अगर पैर को देखा होगा कभी, इसके पैर को बहुत छोटा और पतला होता है। इसका मतलब है उनके पैरों में जान नहीं है। अगर वो पैरों के सहारे उड़ना चाहे तो उड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पैरों में जान नहीं है। आपको याद है द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन विद रिएक्शन। तीसरा नियम ये है ना कि एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट एंड ऑपोजिट, ठीक है। क्योंकि जब आपको चलना होता है तो आप अपने पैरों से पहले पीछे की ओर ये लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो जो तैराक होते हैं जो कूदते हैं, तो जमीन पे भी तो धक्का लगके तभी तो जाते हैं। जो कैच लेते हैं हाथ पीछे होता है, जो बंदूक चलाते हैं देखिए कंधा पीछे होता है, तो कंधे में भी ताकत होनी चाहिए, नहीं तो तोड़ देगा, तो इतना पावरफुल होता है। तो यही चीज है कि इनको एक्शन रिएक्शन वाला गेम है। इनके पैर बहुत छोटे होते हैं, पतले होते हैं, उनमें जान ही नहीं होती। अगर ये गलती से भी जमीन पर बैठ गए तो फिर क्या उड़ पाएंगे? नहीं। इसलिए ये क्या होते हैं, उल्टा लटकते हैं। क्योंकि जब उल्टा लटकेंगे तो सिर्फ पैर ही तो हटाना है, पैर हटाएंगे तो नीचे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे तो पंखे के सहारे उड़ेंगे, उनको कौन सा पैर चाहिए? समझ में आया? तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि ये जो चमगादड़ होते हैं, जो बैट होते हैं, मैंने बैटमैन की बात नहीं, वो भाई जैसे उड़े, क्लियर है? हाँ वही, उसी से उल्टा लटकते रहते हैं। आप समझ, यही अब तो खूबी है उनकी, नेचर यही ना खूबी दिया उनको, और उल्टा लटकते हैं। और उसके बाद क्या, और जब भी उड़ना होता है, कहने का मतलब मैंने क्या कहा, पैरों में जान होता, मैंने ये नहीं कहा कि उनके पैर इतने कमजोर है, इतना शरीर है कि वो वेट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसे जब अपना हाथ खोलते रहते हैं, पर्दे की तरह होता है, बॉडी तो उतना फिर नहीं होता है, समझ में आया? तो इसीलिए वो ऐसे उल्टा जो है लटकते रहते हैं। सिंपल सी बात है, क्यों कि जब भी उनको उड़ना होगा तुरंत छोड़ेंगे और उड़ने लगेंगे। दूसरी बात क्या है कि इनका आई साइट, जो इनका ये जो कान होता है वो बहुत पावरफुल होता है। जैसे सुन लीजिए, हम लोग ऑडिबल साउंड सुनते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, उसी को ऑडिबल साउंड कहते हैं। ये लोग उससे ऊपर का सुन लेते हैं, ये लोग उससे ऊपर का सुनते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये इतनी तेज उड़ते हैं लेकिन कभी आपस में नहीं टकराते, क्योंकि इनका साउंड सुनने का इतना तेज है कि तुरंत साउंड सुन लेते हैं कि सामने कोई है, तुरंत साइड हो जाते हैं। ये इनको नेचर ने गिफ्ट दे रखा है, ऐसा हम लोगों को गिफ्ट नहीं दे रखा। अगर मान लीजिए, अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं हम भी चमगादड़ बन जाए, उसकी तरह हमको गिफ्ट मिल जाए, तो भाई उल्टा तो लटक लोगे, नो डाउट, चलो अलग चीज है, फिर आवाज को नहीं सुन पाओगे। अगर वो आवाज सुनोगे तो फिर कान में ये जो दो पर्दा लगा ना, डॉल्बी साउंड, फट जाएगा पर्दा, फिर तो बहरे हो जाएंगे।
तो फिर ना चम रहेंगे ना गाजर रहेंगे, प्रॉब्लम तो ही होगा ना। ठीक है चलिए, चमगादड़, हाँ ये तो रहते हैं वैसे ही, और वो बड़े बड़े चलिए ठीक, उस बात को याद रखिएगा कि बाकी ने चमगादड़ को भी भगवान ने ऐसा नेचर दे रखा है कि वो आराम से जो अपना लटक करके उड़ रहा है। और ये अचानक आ जाए तो डर भी लग जाए, बहुत तेज उड़ते हैं, ये डेंजरस हो जाता है। और इनको देखते हैं हॉलीवुड के फिल्मों में तो और इनको डरावना दिखाते हैं। देखिए जो मान लीजिए अगर कोई चमगादड़ बड़ा करके खाने वाले का कोई सांस की बीमारी ठीक हो जाती है। हाँ देखिए हर ट्राई कीजिए, अच्छा कर रहे हैं ले आकर बना के तब तो ट्राई क्यों नहीं कर रहे, कोई अरे किसी भी मौसम में फेफड़े के लिए तो है, लंग्स के लिए ठीक ही तो है। अच्छा तो इस बात को सभी लोग याद रखिएगा कि ये तो लिखा की स्टोन में आपने लिखा चमगादड़, फिर लिखिए वो हनी बी बैट, फिर लिखिए हनी बी, हनी बी, हनी बी समझते हैं, मधुमक्खी बोलते हैं ना, मधुमक्खी। याद रखिएगा ये मधुमक्खी अगर नेचर में खत्म हो जाए तो लाइफ खत्म हो जाएगी, हमारा खत्म हो जाएगा। हनी बी जो है ये जब उड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं ना, वो हर तरफ यही तो करते हैं, तभी तो पता चला कि हर जगह फल वगैरह के पेड़ या तरह के पेड़ कैसे मिले, ये सिर्फ इस हनी बी के कारण है। गुड, तो इस बात को याद रखिएगा कि हनी बी की नेचर में बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? हो गया ना मुद्दा खत्म। देखो डेमोक्रेसी है, मैंने नहीं रोका है किसी को, ठीक है। तो इस चीज को हनी बी, फिर लिखिए एलिफेंट, एलिफेंट। अब आपके साथ एलिफेंट कैसे इफेक्ट डालता है, जब एलिफेंट भागता है तो रास्ता बनाता चाहे, रास्ता बनाता है ना, सब तोड़ ताड़ के रख देता है तो क्या बन गया आपके लिए, रास्ता ही तो बना के आप आराम से चलिए। लिखिए एलिफेंट, बैट हो गया, एलिफेंट लिख लिए, हनी बी लिख लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा तो एलिफेंट का तो वो एक दिन में 210 किलो खाता है और 150 आगे लिखिएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे इन ड्रॉप, इसी में आगे लिखेगा there are some critical link species also found, there are some critical link species also found, critical link species also found because only some species act, because only some species act like keystone species, like keystone species, like keystone species। ऐसे सोचिएगा कि बहुत कम जो स्पेसीज हैं वो कीस्टोन स्पेसीज की तरह काम करती हैं, लेकिन कुछ स्पेसीज ऐसे हैं जो लगेगा कि कीस्टोन स्पेसीज हैं, लेकिन वो मेन क्या हो जाते हैं, क्रिटिकल लिंक स्पेसीज। अब हमें समझना है कि क्रिटिकल लिंक स्पेसीज क्या है। तो याद रखिएगा कि जनरली जो क्रिटिकल लिंक स्पेसीज हैं आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेंगे। लिखिएगा क्रिटिकल लिंक स्पेसीज, critical link species are found majorly in tropical rainforest, majorly in tropical rainforest, ओके। फिग एग्जांपल में लिखिएगा फिग, FIG, फिग समझ रहे हैं आप लोग, फिग एक ड्राई फ्रूट्स है, अंजीर,
अंजीर जो राउंड शेप में होता है उसी को क्या बोलते हैं? फिग। तो याद रखिएगा, इस चीज को सब लोग याद रखिएगा कि फिग जो है वो यहाँ पर क्रिटिकल लिंक स्पीसीज है। क्या है यहाँ पर? क्रिटिकल लिंक स्पीसीज है, क्योंकि फिग बड़े पैमाने पर ये फ्रूट्स को लगाता है। लिखेंगे, फिग प्रोड्यूस द फ्रूट्स ऑन लार्ज स्केल। फिग produces FIG. Fig produces the fruits on large scale. The fruits on large scale. On large scale. On large scale. When there is lack of food. When there is lack of food. When there is lack of food, then this could be an important alternate of food. This could be an alternate of food. This could be an important alternate of food. देखिए, समझिए, क्रिटिकल लिंक मतलब क्या होता है? जोड़ना। और क्रिटिकल क्या होता है? लास्ट, फाइनल। आप उसी को क्रिटिकल कहते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वहाँ फिग के पेड़ खूब मिलेंगे, अंजीर के पेड़ खूब मिलेंगे। तो ये बड़े पैमाने पर इस फल को प्रोड्यूस करते हैं। फिर क्या होता है कि जिस समय मान लीजिए खाने की कमी हो जाए, क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तरह तरह के पेड़ है। अब ऐसा थोड़ी कि सारे फल वाले ही पेड़ होंगे, हो सकता है कुछ ऐसे भी पेड़ हो जिसका फल आप नहीं खा सकते। और इतनी बारिश है, जमीन में कीचड़ है, जानवर मिलेंगे नहीं, तो फिर खाना क्या खाएंगे? क्योंकि पेड़ों पे कोई रहे या नहीं रहे, हमारे पूर्वज एंसेस्टर तो जरूर रहेंगे। अपने समझे? आपको मन लगा कि इसको लटक के दे, इस पे तो क्या लटक ही सकता है। गुड, आई बात समझ में? इमेजिन करना अच्छा नहीं लगा ना इसको लटक कर, रात में आएगा कोई नहीं, लटक सकते हैं। अच्छा ओके, तो इस बात को सभी लोग याद रखिएगा कि जब खाने की कमी होगा तो फिग क्या होगा? बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस होगा। तो जो वहाँ के जानवर होंगे, जैसे बैट हुआ, मंकी हुआ, और जो भी लोग होंगे उनको ये क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। तो इससे इकोसिस्टम में ये लोग क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। इसीलिए फिग के पेड़ को यहाँ क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि कोई भी इन लोगों को दिक्कत नहीं दे। ये चीज क्लियर? ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा अगला, फाउंडेशन स्पीसीज। फाउंडेशन स्पीसीज, फाउंडेशन स्पीसीज, फाउंडेशन स्पीसीज। फाउंडेशन स्पीसीज एक्चुअली होता क्या है, और मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा, आप तुरंत समझ जाएंगे बिना किसी मेहनत के। ठीक है, देखिए फाउंडेशन तो समझते हैं आप लोग, क्या होता है फाउंडेशन का मतलब? स्टार्टिंग बेस, किसी चीज का बेस, उसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। इसका मतलब फाउंडेशन स्पीसीज कहा जा रहा है, यानी वैसी जाति जो किसी का बेस हो जाए, किसी जाति का क्या हो जाए? बेस हो जाए। तो फाउंडेशन स्पीसीज कहता है कि देखो मैं एक ऐसा स्पीसीज हूं जो दूसरे स्पीसीज के प्रोड्यूस के लिए, उसके मूविंग के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए मैं क्या करूंगा? फाउंडेशन का काम करूंगा। यानी मैं दूसरे स्पीसीज को जन्म दे दूंगा, क्लियर है? ताकि दूसरा स्पीसीज भी मेरे ऊपर ही डिपेंड होकर डेवलप होते जाए। समझ में आया? उसी को क्या बोलिएगा? फाउंडेशन स्पीसीज। लिखेंगे, सच स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज, सच स्पीसीज are considered as foundation species. Such species are considered as foundation species. Foundation species which take an important role. Which take an important role. Which take an important role for formation and conservation, for formation and conservation
conservation, 4 formation and conservation, 4 formation and conservation of other species, formation and conservation for other species. ओके, क्या आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगाइए कि वैसे स्पेसीज हैं जो दूसरे के निर्माण में और उसके फॉर्मेशन में और उसके कंजर्वेशन में, उसको बचाने में भी मदद करते हैं, तभी वो उसके फाउंडेशन हो जाते हैं। मैंने कहाँ पढ़ा है मैं बता देता हूँ, थोड़ा दिमाग आप लोग लगाइएगा। ओशियानोग्राफी, कोरल, क्या बोला बोलते? कोरल, कोरल एक्सटेंशन, एकदम सटीक जवाब। लिखिए कोरल, बहुत अच्छा। कोरल, ये तो की बात ओशियानोग्राफी में ही पढ़ाया था कोरल, और कोरल के ऊपर वो लोग डिपेंड थे। लिखिए कोरल, ठीक है, कोरल, फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए कोरल रीफ, ठीक है, हाँ, कोरल फिर ब्रैकेट में कोरल रीफ, मतलब कोरल के ऊपर कोरल रीफ। तो कोरल रीफ क्या है? फाउंडेशन है, तभी तो उसके ऊपर दूसरे क्रिएचर आके रह रहे हैं। इट इज क्लियर, ठीक। अब आप लोगों से एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, सभी लोग सोच समझ कर बताइएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐसा कौन सा, और आप लोग ये जानते होंगे मेरे ख्याल से, ऐसी कौन सी स्पेसीज है जो दूसरे स्पेसीज को अपने ऊपर रखती है ताकि वो जी सके, और वो स्पेसीज पता है कैसे जीते हैं? जो उसके ऊपर रहते हैं उसी को खाते हैं, उसी को खाते हैं, खाकर खत्म कर देते हैं, और उसके बाद फिर उसको छोड़कर निकल जाते हैं, स्पेसीज तैयार हो जाता है। और सुन लीजिए, वो जो स्पेसीज है वो उन्हें जन्म देती है, ले और अपने पीठ पे रखती है, वही बच्चे बड़े होते हैं तो उसी को खाकर, मतलब अपनी मदर को ही खाते हैं, और फिर बड़े होकर के फिर वो मदर खत्म, फिर वो अपना चले जाते हैं। ठीक है, वो बहुत डेंजरस है, पॉइजनस है। स्कॉर्पियन, बिच्छू, बिच्छू समझते हैं? स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन ही बोलते हैं, हाँ, वृश्चिक, क्लियर है? तो वो जो स्कॉर्पियन है वो उनका ये नेचर है, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, फाउंडेशन स्पेसीज हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा अम्ब्रेला स्पेसीज, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला स्पेसीज, समझते हैं आप लोग अम्ब्रेला? क्या अम्ब्रेला? नहीं, कोरल रीफ तो उसका एग्जांपल दिया ना आपको फाउंडेशन का। अच्छा, कोरल रीफ क्या होता है? गुड, हाँ, क्लास में देख लो, का ये प्रत्यक्ष परिणाम। देखिए, जैसे मान लीजिए कि सागर में तरह तरह के जीव रहते हैं, मछली वगैरह जो आप जानते होंगे, इस सागर में तरह तरह के क्या रहते हैं, डायरेक्ट आंखी पे लग रहा है, कोई बात। सागर में तरह तरह के क्या रहते हैं, जीव रहते हैं, इट इज क्लियर। उसी तरह ये जो लिविंग है, उसी में लिविंग है जिसको कहते हैं कोरल। क्या कहते हैं? कोरल। ये जो कोरल है ये टिनी होते हैं, टिनी समझते हैं, छोटा छोटा, उसको टिनी बोलते हैं। ये बहुत ही टिनी होते हैं, ये पानी में घुले हुए डिसॉल्व कैल्शियम चूने वगैरह को ये खाते हैं, इसलिए तो चूने को खाते हैं तो इनकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर सब किसमें बन जाती है, चूने में होता है। तो जब ये मरते हैं तो इसी पानी के अंदर मरते हैं, तो इनके जो हड्डियां होती हैं अंदर, कंकाल, उनको बोलते हैं पॉलिप। क्या बोलते हैं? पॉलिप। ये पॉलिप आपस में इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर के जम करके एक रॉक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वो जो रॉक स्ट्रक्चर है उसी को बोलते हैं कोरल। क्या बोलते हैं? कोरल। और वो जो रॉक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट शेप में ऊपर की ओर उठता है, तो वो लगता है कि जैसे कोई दीवार ऊपर उठता है, उसी दीवार को हम क्या बोल देते हैं? कोरल। अब आपको समझ में आया, ये होता है कोरल। ओशियोग्राफी में मैंने ऐसे वीडियो भी दे दिया, आप उसको देखिएगा, और जैसे अभी आपको बताया तो टाइम मिले क्लास में आप उसको कोरल को वहां देखिएगा, वैसे क्लियर हो जाएगा। इसी यही तो कोरल रीफ को क्या बोला गया बच्चे? फाउंडेशन स्पेसीज। क्योंकि याद रखिएगा
ये कोरल रीफ में जाने कितने स्पीसीज को क्या करते हैं, अपने ऊपर आश्रय देते हैं। तरह तरह के स्पीसीज रहते हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सिर्फ ये, इसमें मछलियाँ, क्रैब, ये जितनी चीजें, हाँ ऑक्टोपस, वो फ्रॉग जो आप बोल रहे थे वो भी इसमें रहता है। फ्रॉग समझते हैं, बड़ी बड़ी आंखें अच्छा, अब लिखा आपने क्या लिखा, अम्ब्रेला स्पीसीज। देखिए बच्चे सबसे पहले समझिए अम्ब्रेला, छाता, ठीक है, जिसे आप धूप और पानी से बचा के रखेंगे तो सालों साल चलेगा। अच्छी बात बता रहा हूँ, अम्ब्रेला को दो चीज से बचा के रखना है, पहला धूप, दूसरा पानी, बारिश। तो जब बचा के रखेंगे तो सालों साल चलेगा। अपने बुढ़ापे में भी आप कह सकते हैं हाँ हमारी जीवन के उपलब्धि है। ठीक, तो समझिए सबसे पहले कि अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होता है। वैसे स्पीसीज जिनका रेंज होता है, वैसे स्पीसीज जिनका रेंज होता है। रेंज समझते हैं, यही पर दिक्कत हो जाएगी। रेंज का मतलब है जहां तक जा सकता है, लेवल तो जाने की बात है। तो समझिए क्या होता है, रेंज क्लियर है। तो मान लीजिए कि जैसे ये जंगल मान लीजिए, और इस जंगल में मैं रह रहा हूँ, ये भी मानना, तो मैं इस जंगल में जहां तक जा सकता हूँ वही मेरा क्या है, रेंज, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ लोगों को पता चल जाए जहाँ यहाँ कोई रह रहा है जंगल में, जो जा रहा है रेंज दिखाने, इसको लपेट देते हैं, क्लियर है। और मान लीजिए 20 मिनट में पकड़ा गया, तब जैसे मुझे पीट दिया, गुड, इज इट क्लियर, तब जैसे मुझे पीट दिया, हो सकता है पेड़ में लटका कर उल्टा भी पीट दिया, और मैं बोलूँ टीचर है, हो सकता है बोनस में पीट दिया, टीचर है, तब सर्विस, इज इट क्लियर। ठीक, तो जहां तक मैं जाऊंगा यानी वहां तक मेरा इफेक्ट है, वहां तक मेरा क्या है, इफेक्ट है। तो मैं वहां तक इसलिए जाऊंगा क्योंकि मेरी लाइफ की जो भी बेसिक्स चीजें, जो भी जरूरी की चीजें हैं, वो सब मुझे वहां तक मिल रहा है। अगर वहां तक नहीं मिलता तो मैं फिर यहीं रहता, मुझे वहां जाने की क्या जरूरत थी। तो वैसा स्पीसीज जिसका इफेक्टिवनेस लॉन्ग रेंज तक हो, लॉन्ग रेंज तक हो, वहां तक के लिए वो क्या होगा, अम्ब्रेला स्पीसीज होगा। क्या होगा वो, अम्ब्रेला स्पीसीज। तुरंत दिमाग में इमेजिन करो, जैसे मैंने कहा जंगल में कोई है और वो जहां तक जाएगा वो उसका क्या होगा, अम्ब्रेला स्पीसीज है, वहां तक इफेक्ट है। इसका मतलब वहां तक कोई बाहरी नहीं आएगा क्योंकि उसको पता है कि ये व्यक्ति वहां तक आता है, इसका वहां तक क्या है, रेंज है। टाइगर, लायन, समझ में आ रहा है। अगर पता चले कि यहाँ जंगल और जंगल में एक लायन है, शेर है, एक टाइगर है, अगर ऐसा हो गया, अगर मान लो ऐसा हो गया तो कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब है कि मैं वहां तक जाकर के अगर शिकार कर रहा हूँ, इसका मतलब है कोई नहीं आएगा, तो सब समझेगा कि उस पूरा टाइगर या लायन का एरिया है। लेकिन अगर टाइगर का एरिया है और टाइगर वहां तक दौड़कर अगर शिकार कर रहा है, तो जाहिर है कि उसको कुत्ते बिल्ली भी तो चाहिए, शेर उसी का शिकार करता है ना, जो हर्बीवोरस होते हैं। इसका मतलब है हर्बीवोरस वहां तक है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अम्ब्रेला स्पीसीज के कारण इतने हर्बीवोरस स्पीसीज भी वहां तक जिंदा मिल रहे हैं? क्योंकि शेर अगर शिकार करेगा तो एक ही पकड़ कर लाएगा, वो तो पूरे झुंड में ही है ना, तो उनकी स्पीसीज नेगेटिव या जीरो तो नहीं होगी और उनकी पूरी स्पीसीज क्या है, बची रहेगी। तो इसका मतलब है जंगल भी बचे रहेंगे, क्योंकि जानवर जनरली कहाँ रहते हैं, जंगल में। अब ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा जंगल अच्छे से काट देंगे और फिर दूरबीन लगा कर देखेंगे कहाँ समझ रहा है। तो दूरबीन नहीं देखेंगे भाई शेर कहाँ है, फिर तो शेर एकदम सामने आके जंगल क्यों काटा, पहले ये बता। वहाँ पर शेर तो नहीं करते, जंगल क्यों काटा, शिकार कहाँ जाएंगे, घास में वो लोग खेलने आएंगे, बॉल खेलने, शिकार कहाँ जाएगा। इज इट क्लियर। देखिए ऐसा स्पीसीज
which have long range such species which have such species which have wide range on which other species depend 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 एकदम सिंपल लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिए टाइगर लायन, एकदम सिंपल है, यही तो अम्ब्रेला है, टाइगर लायन। अब ऐसा थोड़ी है कि देखिए ऐसे भी आप क्या कि ये जो नेशनल पार्क वगैरह बनते हैं जहाँ लायन वगैरह या शेर होते हैं, वहाँ के जंगल को काटना सख्त मना होता है, वो तो लायन का एरिया है। आप जंगल काट देंगे तो लायन के मैदान में थोड़ी खड़ा रहेगा सन ग्लासेस लगा कर। देखिएगा, there is no any international parameter, there is no any international parameter, there is no any international parameter, there is no any international parameter for umbrella species। इस पर लाइन को याद रखिएगा, for umbrella species। Generally, such species are used and higher vertebrate. Generally, such species are used and higher vertebrate शायद आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कोई बताएगा वर्टिब्रेट क्या होता है? हायर वर्टिब्रेट। कोडेटा क्या होता है? नॉन कोडेटा क्या होता है? एनेमा क्या होता है? इनेमा क्या होता है? बताइए। हाँ बताइए क्या बताना चाह रहे हैं? चलिए कुछ तो बताया। याद नहीं आता है तो कुछ बताना ही है, याद नहीं है चलिए, मुझे लेकिन बुढ़ापे में याद आ गया, समझिए। वैसे मैं क्या क्या समझाने के लिए बैठा हूँ? हाँ सुनिए, एक्चुअली साइंस में बायोलॉजी के जीएस में आपको ये चीजें मिलेंगी। तो दो तरह की चीजें होती हैं, एक को बोलते हैं कोडेटा, एक को बोलते हैं नॉन कोडेटा। हम और आप कोडेटा है, हमारा क्या है? कोडेटा है। क्यों? रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, जो हमें सीधा खड़ा रखती है, यही है ना? याद रखिएगा, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है 33 पीसेस, 33 टुकड़े, और ये हड्डी यहाँ पर आती है, कनेक्ट होती है हेड से। हड्डी का नाम है एटलस। क्या नाम है? एटलस। एटलस में ये, ठीक है, क्लियर है? ओके। फिर ये सेरिब्रम, सेरिबेलम, क्लियर है? और ये डायनासेप्लम, क्या है ये? क्लियर है? बस याद रखिएगा, ये जो चीज है, ये जो हमें मिला है गिफ्ट में, ठीक है, हमें नहीं, हमारे जैसे और भी लोग हैं समाज में, तो याद रखिएगा सेरिब्रम, सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लांगा। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लांगा। सेरिब्रम, सेरिबेलम, medulla oblongata, stapedius, stapedius. Is it clear? Now this is the atlas, backbone, okay, backbone से नीचे फिर ये हमारा फीमर, रेडियो, अल्ना, डोर्सल, मेटाडोर्सल, ज्यादा नीचे उलट जाता है, ठीक है? Is it clear everyone? तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमें बताता है कि हम लोग कोडेटा है। तो कोडेटा को ही बोलते हैं वर्टिब्रेट। कोडेटा को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट, यानी जिनके पास रीढ़ की हड्डी है। और कोटिब्रेट हमेशा विशाल होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे हम और आप भी चींटी वगैरह की तुलना में बड़े ही होंगे, ठीक है? तो और जीव इनसे भी बड़े होते हैं, जैसे टाइगर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एलिफेंट हो गया, ये सब समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हमें जानना है। तो कहा गया है कि जो अम्ब्रेला स्पीशीज है, उनके लिए ये कहा जाता है कि कोई इंटरनेशनल पैरामीटर नहीं है। मान लीजिए अगर कोई एलिफेंट है,
अब आप सोच रहे हैं कि 2 किलोमीटर तक ही आएगा, तो क्या एलिफेंट को क्या आपने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि 2 किलोमीटर ही चलना है? हो सकता है 5 किलोमीटर चल दे, ठीक है। अब टाइगर पे तो ऐसा तो है नहीं, क्या वो बॉर्नविटा पी रहा है, कॉम्प्लान गोए बना हुआ है, भाई उसकी मर्जी को 50 किलोमीटर तक दौड़ ले, तो जहां तक दौड़ेगा वो क्या होगा, अम्ब्रेला स्पीशीज होगा, उसका कोई इंटरनेशनल पैरामीटर नहीं होगा। और जहां तक उसका रेंज होगा वहां तक न जाने कितने स्पीशीज हो जाएंगे। स्पीशीज का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे, घास, कीड़े मकोड़े और भी तो जानवर होंगे, इसी सब को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, अम्ब्रेला स्पीशीज। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि अम्ब्रेला स्पीशीज का रेंज होता है, क्या होता है, रेंज होता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई जानवर है तो स्पीशीज का मतलब रेंज ये नहीं है ना, रेंज तो ऐसे देखेंगे चारों तरफ, समझ में आया? तो यही चीज है, इस बात को समझिएगा, क्लियर? देखिए भाई सिंपल सी बात है कि जंगल का राजा उसको क्यों बोला जा रहा है, राजा तो हम बोलचाल में बोलते हैं कि तो यही है कि उसका रेंज है, उसका एरिया है, राजा भी है भाई जिसका एरिया है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, अम्ब्रेला स्पीशीज है। यानी अगर कोई स्पीशीज है और उसका पूरा एरिया है तो आप उसको क्या कह सकते हैं, अम्ब्रेला स्पीशीज। जैसा हमारे समाज में भी 2-4 बाहर बैठते हैं डोगेस भाई लोग, तो डोगेस भाई कोई दूसरा डोगेस आता है तो भौंकने लगता है, उसको गलत फहमी है कि मैं भी जो हूँ वो हूँ अम्ब्रेला, तो उसका रेंज तो यही तक है भाई, तभी तो दूसरा आता है तो भौंकने लगता है। अब वहीं पे टाइगर आएगा तो बता देगा कि तुम्हारा गलत फहमी है, वो मैं दूर कर देता हूँ, तो यही दिक्कत है। अगला लिखिएगा इंडिकेटर स्पीशीज। मैं आप लोगों से बिना पढ़ाई पूछूंगा एग्जाम्पल इंडिकेटर स्पीशीज का, क्योंकि क्लास में पढ़ाने के दौरान एक ऐसा वाक्य हुआ था जिसमें आप में से किसी ने जवाब दिया था, इंडिकेटर स्पीशीज। चलिए बताइए क्या होता है इंडिकेटर स्पीशीज? इंडिकेटर का मतलब पहचान, संकेत, पहचान, एड्रेस होता है, इंडिकेट करना, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे से कोई पूछे एड्रेस, भैया एड्रेस कहाँ है, तो वही बोलूंगा इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, इधर आओ, ये रहा, ठीक है। तो आपको समझना है कि व्हाट इज इंडिकेटर स्पीशीज, ठीक है। चलिए आंसर मैं आपसे बनवाता हूँ, क्या होता है इंडिकेटर स्पीशीज? इंडिकेटर स्पीशीज का मतलब है इंडिकेट करना, मतलब इंडिकेट करना। आप इमेजिन कीजिए, यू आर आल्सो वन स्पीशीज, आप भी एक स्पीशीज है, ह्यूमन स्पीशीज में। आप यहाँ बैठे हैं बच्चे इसलिए क्योंकि ये कंफर्टेबल जोन है। सपोज इमेजिन करते हैं कि ऊपर हमारे जो फैन है और फैन तेजी से चला रहा है, क्लियर? तो आप तभी तक बैठ पाते जब तक ये आपके अकॉर्डिंग था। अचानक अगर फैन से आपको ठंड लगी या ज्यादा ही हवा लगी, दिक्कत हुई, तो आप तुरंत चेंज कर देंगे। इसका मतलब है कि ये कंडीशन जिसमें आप बैठे थे वो फेवरेबल था, अचानक इस कंडीशन में चेंजिंग आई, अब ये फेवरेबल नहीं रहा, आप तुरंत यहाँ से हट गए, तो क्या आपने इंडिकेट नहीं किया कि नाउ दिस इज नॉट फेवरेबल, अब ये फेवरेबल नहीं है इसलिए मैं इधर आ गया, दिस इज द इंडिकेशन, दिस इज द इंडिकेशन। अब आप लोग दिमाग लगाइए कौन सा स्पीशीज है जो तुरंत इंडिकेशन देती है, इंडिकेट करती है। पढ़ाने के दौरान एक वाक्य था इसलिए मैं कहा कि आप लोग दिमाग लगाइए। चलिए यहां तक बोल देता हूं, वो एक्वाटिक है। क्या बोला आपने? डॉल्फिन, एकदम सटीक जवाब। क्या? डॉल्फिन। डॉल्फिन साफ पानी में होती है। अगर डॉल्फिन यहाँ तैर रही है इसका मतलब है पानी साफ है, अब डॉल्फिन वहां तैर रही है इसका मतलब यहाँ पानी गंदा है, तो डॉल्फिन क्या है? इंडिकेटर है। तो याद रखिएगा हमारे नेचर में इंडिकेटर स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही बताते हैं कि आपके नेचर में क्या डिस्टर्बेंस है, इसलिए इंडिकेटर होना बहुत जरूरी है। लिखिए, समझ में आ रहा है? such species which indicate the changing in environment, which indicate the changing in environment, which indicate the changing in environment, which indicate the changing in environment। इसका मतलब है वैसे स्पीशीज जो तुरंत इन्वायरमेंट में चेंजिंग को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं।
बच्चे मेरा फिर अगला सवाल आप ही से, मैं चाहूँगा कि पूरे नोट्स को मैं आपके दिमाग से जनरेट करूँ। सेंसिटिव समझते हैं, सेंसिटिव होना, तो आप यहाँ से हटे इसका मतलब है कि सेंसिटिव हुई, ठीक है। तो क्या मैं कहूँ कि जो इंडिकेटर स्पेसीज हैं ये बहुत ही सेंसिटिव है किस चीज के लिए, चेंजिंग के लिए। इसके लिए अगर इसका मतलब है कि अगर आपको कोई चीज का चेंजिंग देखना है तो वहां कौन से स्पेसीज लेकर आएंगे आप, सेंसिटिव। और सेंसिटिव कौन होते हैं, इंडिकेटर स्पेसीज लिखेंगे। सच स्पेसीज आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द चेंजिंग, सच स्पेसीज आर वेरी सेंसिटिव, such species are very sensitive about the changing, such species are very sensitive about the changing, very sensitive about the changing। यानी जो ऐसे स्पीसीज हैं ये बहुत ही क्या है, सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है बच्चे, अबाउट द चेंजिंग, क्योंकि ये जितनी जल्दी चेंज हो जाते हैं तो ये तुरंत क्या है, उसके सेंस ले लेते हैं। इसका मतलब हो गया कि हमारे लिए इंडिकेटर स्पीसीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चेंज आएगा तो ये तुरंत क्या करेंगे, आपको बता देंगे कि देखो यहाँ पे एनवायरनमेंट डिस्टर्ब है। इसलिए एग्जांपल में लिखिएगा, एग्जांपल में लिखिएगा आप लोग, पर इसी का नाम लीजिए, ये गंगा डॉल्फिन, एग्जांपल में लिखिएगा डॉल्फिन, डॉल्फिन, डॉल्फिन प्लेनेट, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, ये स्पेसीज जो मैंने कहा प्लीज इसको नहीं भूलिएगा, ठीक है। और हाँ, लिखने के क्रम में कभी मेंस वगैरह अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो जबरदस्ती इन चीजों को इनपुट कर दीजिए, कम से कम नहीं तो लिख दीजिएगा कि इंडिकेटर स्पेसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है, सेंसिटिव है। तो ये चीजें आपको अपग्रेड करेंगे, इसमें क्या करेंगे आपको बच्चे, अपग्रेड करेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मैं साहित्य लिटरेचर भी मैंने पढ़ रखा है, तो मैंने एक मेंस का एग्जाम लिटरेचर से दिया, हिंदी लिटरेचर से। उसमें क्वेश्चन आया था हिंदी को प्रगतिशील बनाने के लिए, मतलब प्रोग्रेसिव है उस पर लिखिए। तो देखिए हिंदी भाषा जनरली, मान लीजिए मैं नॉन उड़िया हूँ तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अगर मैं उड़िया होता तो मैं उसी भाषा में बात कर रहा था। तो हिंदी की प्रोग्रेसिवनेस क्या हो गई कि जहाँ पर उड़िया लैंग्वेज डोमिनेंस है वहाँ पर मैं इसको आराम से बात कर पा रहा हूँ, तो दिस इज द प्रोग्रेसिव, ये क्या है, प्रोग्रेसिव। तो मैंने इसको लिखा और उसी समय आपको बताता हूँ कि यूएनओ का महासचिव था, जनरल सेक्रेटरी उस समय बान की मून, क्या नाम था, बान की मून का वक्त था, नहीं बान की मून चेंज हो चुका था, ठीक है। तो क्योंकि कुछ ही समय पहले की बात है, तो बान की मून ने यूएनओ में एक भाषण दिया था, उसमें उसने कहा था नमस्ते इंडिया। क्या कहा था उसने, नमस्ते इंडिया। अब बताइए नमस्ते कौन सा वर्ड है, हिंदी, और क्वेश्चन क्या था, हिंदी का प्रोग्रेसिवनेस बताना। मैंने इस लाइन को लिखा, यूएनओ जनरल सेक्रेटरी बान की मून स्टेटेड दैट नमस्ते इंडिया दिस इज द प्रोग्रेसिवनेस ऑफ द लैंग्वेज, और मैं क्वालिफाई कर गया था। समझ में आ रहा है, मतलब है कि दिमाग को खोले रखिए। वो कहा जाता है ना, सागर में गागर भरना नहीं, गागर में सागर भरना। क्लियर हो गया, गागर में भरते हैं, सागर भरते हैं, वही काम करना, इट इज क्लियर। तो जब भी आप कोई भी चीज का आंसर लिखेंगे तो हमेशा याद रखिएगा, अगर लोग कहते हैं ना डेप्थ में लिखो, डेप्थ में जाओ, अगर कोई बोले डेप्थ में लिखो, डेप्थ में जाओ, तो ऐसा नहीं है कि कुआं खोद लो, ये नहीं, समझ में आया। डेप्थ कहने का मतलब है, वो इमेजिन भी कर रहा है कि सर कुआं खोद, चलिए यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, मैंने क्या कहा कि डेप्थ में मतलब होराइजन, कितनी चीजों को संभाल सकते हैं। बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एकेडमी का टीचर और कंपटीशन का टीचर क्यों अलग हो जाता है। एकेडमी का टीचर सब्जेक्ट की बात करता है, कंपटीशन का टीचर हर तरह की चीजों की बात करता है, क्योंकि कंपटीशन का टीचर का दिमाग 50% अगर एकेडमी का है तो कंपटीशन वालों को 200% होना होगा, नहीं तो वो एक लाइन नहीं पढ़ा सकता। इज इट क्लियर। तो इस बात को याद रखिएगा, कभी भी कोई भी चीज लिखिएगा तो बच्चे डेप्थ में नहीं जाइएगा, सोचिएगा होराइजन में कितना चीज को लपेट दें, कितना चीज को लपेट दें, क्योंकि वो 200-250 वर्ड में देते हैं,
इज इट क्लियर? और उस समय वो आपको नंबर देने के लिए नहीं बैठे हैं, वो नौकरी के लिए बैठे हैं ना, तो आप उनको जितना ज़्यादा देंगे तभी तो वो आपको नंबर देंगे। वरना पता चला एक ही चीज़ के अगर आप पीछे पड़ गए तो फिर वो कितना नंबर देंगे? कहेंगे बहुत अच्छा 5 नंबर दे देंगे। लेकिन अगर आप दायरे बढ़ा रहे हैं, नई नई चीज़ों को ला रहे हैं, तो उनका दिमाग भी तो देख रहा है, अच्छा इसने इसको भी जोड़ा, इसको भी जोड़ा, हो सकता है 5 जगह के 7 नंबर आ जाए, तो आप कितना आगे बढ़ गए। तो यही होता है। तो ये चीज़ें क्या है, इन्वायरमेंट वगैरह में जब ये चीज़ें आती हैं तो इनको जोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखिएगा, ये अभी जो बता रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट का मान लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज क्लियर, इंपॉर्टेंट में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, लिखेंगे इकोटोन एंड एज इफेक्ट, इकोटोन ECOTON, इकोटोन and edge, EDGE, edge effect, इकोटोन edge effect। अच्छा पहले समझिए इकोटोन होता क्या है। इकोटोन होता क्या है, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज इकोटोन, व्हाट इज इकोटोन। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ये क्या है, कोई एरिया है, ओके। तो इसमें दो कम्युनिटी रह रहे हैं, तो एक कम्युनिटी मान लीजिए ये जमीन का है और ये कम्युनिटी किसका है बच्चे, पानी का है ना। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि एक जमीन का कम्युनिटी है, दूसरा पानी का कम्युनिटी है। तो यहाँ और यहाँ पर देखिए तो दोनों का मिक्स कम्युनिटी है, यानी जमीन का भी कम्युनिटी मिल रहा है और पानी का भी कम्युनिटी मिल रहा है, हो गया ना। तो वहां पे दो अलग अलग कम्युनिटी का इफेक्ट हो गया। तो आपको मैंने ज्योग्राफी में बताया था कि जहां पर दो इफेक्ट मिलते हैं उसको ट्रांजिशनल बेल्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट में वही चीज बदल जाती है, वहां ट्रांजिशनल बेल्ट नहीं होता। अच्छा इसको दिमाग में रखिएगा। दूसरा मान लीजिए एक और जगह चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक खूब घने जंगल है, ये पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े, बना देते हैं पेड़ों को, ठीक। लेकिन जहाँ पेड़ खत्म होगा तो देखिए ना फिर घास वगैरह छोटे छोटे पेड़ दिखेंगे, दिखते हैं। तो पेड़ और घास का फिर ये बीच का एरिया हो गया, दिख रहा है ना। इसका मतलब जहाँ पेड़ खत्म हो रहे हैं वहां से घास शुरू हो रहे हैं, तो फिर बीच का बेल्ट आ गया। उसी तरह जैसे जमीन और पानी के बीच का बेल्ट आया, तो जहां पर दो कम्युनिटी मिल रहे हैं, पानी जमीन घास और पेड़, तो जो कम्युनिटी जहां मिल रहे हैं तो वो एक ट्रांजिशनल बेल्ट हो गया। तो ज्योग्राफी में ट्रांजिशनल बेल्ट कहेंगे, लेकिन यहाँ पर इसी को इकोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इकोटोन। तो केयर कीजिएगा वो इकोटोन लिख के डिस्टर्ब कर देंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या रहेगा, ट्रांजिशनल बेल्ट, ऐसे ही बोलते हैं ना ट्रांजिशनल बेल्ट, लेकिन उसी को क्या बोलेंगे आप, इकोटोन लिखेंगे। वेयर टू कम्युनिटी, वेयर टू कम्युनिटी, वेयर टू कम्युनिटी और मोर देन टू कम्युनिटी, where two community or more than two community meet with each other, meet with each other, meet with each other, called ecotone, called ecotone, called ecotone. Example, grassland and forest. Example, grassland and forest. Example, grassland and forest, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, जहां ग्रास और फॉरेस्ट दिख गया ना इकोटोन। तो प्लीज इस बात को याद रखिएगा, इन्वायरमेंट में इकोटोन क्या होता है, जहां पर दो कम्युनिटी मिक्स होते हैं उसी के बीच के फेस को ही क्या बोलेंगे हम, इकोटोन बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा कैरेक्टर्स ऑफ इकोटोन, इसको अच्छे से क्या लिखिएगा, कैरेक्टर्स ऑफ इकोटोन, कैरेक्टर्स ऑफ इकोटोन। It is a transitional belt. It is a transitional belt. So it is a transitional belt. So it is tension-full area. Tension में खूब होगा. It is a transitional belt. So it is a tension-full area. So it is a
टेंशनफुल एरिया। देखिए जहां तो कैरेक्टर मिलेंगे टेंशन तो हो ही है, तो ये टेंशनफुल एरिया आता है। अच्छा, अब एक बात बताइए आप लोग को, जहां पर दो कैरेक्टर मिलते हैं, ओके, तो दो कैरेक्टर जो मिलते हैं, तो मान लीजिए जमीन भी मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है, तो हो सकता है जहां पर दोनों कैरेक्टर मिलेंगे वहां जमीन का भी क्रिएचर मिलेगा और पानी का भी क्रिएचर मिलेगा, और हो सकता है कोई ऐसा क्रिएचर मिले जो जमीन पे भी रहे और पानी में भी रहे। समझ में आ रहा है? एम्फीबियन लाइक, Frog, ठीक है। snake. अगर ना एम्फीबियन जो लाइक क्रिएचर्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे, वैसे ही क्रिएचर मिलेंगे। लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वो दोनों में मिलता है उसको क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा वो आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, यूनियन और ऐसा होता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन थोड़ा लगा, अरे मैं मैथ्स बैकग्राउंड का रहा हूँ इसलिए मुझे क्या, चलिए लिखेंगे, क्या लिखना है, हाँ लिखेंगे, the intersection creatures are different than other creatures in a developed ecotone, are other than other creatures in a developed ecotone, in a developed ecotone, यानी जो डेवलप्ड इकोटोन होगा उसमें ऐसे जानवर मिलेंगे जो इन दोनों से एकदम अलग होंगे और एकदम इंटरसेक्शन वाला वो होता है, ठीक है। फिर लिखिएगा, इकोटोन could be very small or large, ecotone could be very small or large, ecotone could be very small or large, ecotone could be very small or large, इकोटोन छोटा भी हो सकता है, इकोटोन बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। हमेशा दिमाग में रखिएगा, जैसे इकोटोन कैसे हो सकता है, मान लीजिए राजस्थान में रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान, तो जहाँ रेगिस्तान खत्म हो जाता है तो फिर तो मैदान शुरू हो गया, बीच में क्या बन गया, इकोटोन, पोलर एरिया, जहाँ बर्फ खत्म होता है, फिर जमीन शुरू हो गया, क्या बन गया, इकोटोन, समुद्र का इलाका, पानी खत्म हुआ, जमीन शुरू हो गई, सब उड़ीसा में भी आप देख लीजिए क्या बन गया, इकोटोन। तो बस केयर कीजिएगा कि जहां जमीन खत्म या शुरू क्या बन गया, इकोटोन। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक और पॉइंट लिखा था ना, एस इफेक्ट, ईडीजी को लिख के रख दीजिए, एस इफेक्ट, ईडीजी, ई डबल एफ ई सी टी, एस इफेक्ट, if effect लिखिएगा, it is a environment, it is a, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, it is an environmental concept where two ecosystem meets, where two ecosystem meets, क्लियर है, जहां पर दो इकोसिस्टम मिलेंगे वही क्या है, एस इफेक्ट है, और जहां दो इकोसिस्टम मिलेंगे वो छोटा एरिया होगा, बहुत बड़ा एरिया होगा, बहुत बड़ा एरिया होगा, लिखेंगे this could here heavy diversity is found, here heavy diversity is found, here heavy diversity is found, here heavy diversity is found. Actually it is a overlap area, actually it is a overlap area, actually it is a overlap area, actually it is a overlap area। ये कैसा एरिया है बच्चे, ओवरलैप समझते हैं, ओवरलैप
याद रखिएगा एस इफेक्ट एक तरह का क्या है, ओवरलैप एरिया है, और यहाँ पर जबरदस्त पैराडॉक्स की होगी क्योंकि ओवरलैप हो चुका है, दोनों आ चुके हैं, तो दोनों के क्रिएचर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, फिर लिखेंगे एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए। ठीक है, ग्रासलैंड ऑन कोस्टल एरिया, ग्रासलैंड ऑन कोस्टल एरिया, ग्रासलैंड ऑन कोस्टल एरिया, ग्रासलैंड ऑन कोस्टल एरिया। इमेजिन कीजिए कोस्टल एरिया पे ग्रासलैंड है, क्या है, ग्रासलैंड है, तो समुद्र का पानी आएगा और देखते हैं ऊपर चढ़ जाता है, तो क्या ग्रासलैंड को ओवरलैप नहीं कर दिया? अगर ओवरलैप कर दिया तो घास वाले तो सारे क्रिएचर अंदर बैठे हैं, कीड़े मकोड़े, वो तो बेचारे ऐसे ही 24 घंटे स्नान बाथिंग करते रह जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कब स्विमिंग पूल हुआ। होता है ना, कौन सा खजान पिला दिया, सिरफिरे का सिस्टम हिला दिया। तो इस बात को याद रखिएगा, सिंपल सी बात है। इज इट क्लियर कि जब वो ओवरलैप करेंगे तो फिर घास वाले तो रहेंगे, लेकिन जब पानी चढ़ेगा तो पानी वाले नहीं आएंगे, सबसे पहले तो ये केकड़े आएंगे, क्रैब। ये तो गलत है ना, ये ऐसे करके ऐसे अब ये चल कर बात कर जाएंगे, समझ को याद रखिएगा कि ये तो ओवरलैप एरिया है, तो ये डिस्टर्ब करेंगे। दूसरा एरिया लिखिएगा, दूसरा एरिया लिखिएगा मीटिंग ऑफ माउंटेन एंड वैली, मीटिंग ऑफ माउंटेन एंड वैली, मीटिंग ऑफ माउंटेन एंड वैली, जहां माउंटेन और वैली का मीटिंग होगा, मीटिंग ऑफ माउंटेन एंड वैली, माउंटेन एंड वैली। फिर तीसरा एरिया लिखिएगा फिनिशिंग ऑफ फॉरेस्ट, जहां जंगल खत्म हो, फिनिशिंग ऑफ फॉरेस्ट। फिर लिखिएगा एस्चुअरीज, एस्चुअरीज, E S T U A R I E S, एस्चुअरीज, E S T U A R I E S, एस्चुअरीज। ओके, ठीक। और इससे बाहर लिख कर पॉइंट बना के लिखिएगा कि S इफेक्ट हैज, S इफेक्ट हैज, H इफेक्ट को लिखो ना पर, H इफेक्ट हैज very large diversity, S effect has very large diversity, very large diversity, very large diversity, very large diversity। Clear है? Because both resources are found in same place, because both resources are found in same place, both resources are found in same place। कहने का मतलब है पानी का भी रिसोर्स और जमीन का रिसोर्स दोनों क्या मिल गया, सेम प्लेस में मिल गया। ठीक, बिना पढ़ाए पूछ रहा हूं, सोच समझ के बताओ एकदम। यहाँ भी तो क्लाइमेट होगा, इसका भी अपना क्लाइमेट होगा, तो जब दोनों मिक्स होगा तो क्या यहाँ पर एक और क्लाइमेट नहीं बन जाएगा? तो इसको क्या बोलिएगा, माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो के अंदर क्या बन गया, इसका मतलब है एज इफेक्ट में अपना क्या हो जाएगा, एक माइक्रो क्लाइमेट। देखिए there would be a microclimate in this area, there would be a microclimate in this area, there would be a microclimate in this area, there would be a microclimate in this area। That's why a specific creatures या species, that's why a special species, that's why a special species could be found, that's why a special species could be found। हो सकता है यहाँ पे स्पेशल स्पीसीज मिल जाए, स्पेशल स्पीसीज कुड बी फाउंड। याद रखिएगा एक तो दोनों रिसोर्सेज हैं प्लस इनका माइक्रो क्लाइमेट हो गया, माइक्रो क्लाइमेट होने के साथ क्या हो गया, दोनों के स्पीसीज हैं, हो सकता है कोई ऐसा स्पीसीज हो जाए जो स्पेशल हो जाए। तो ऐसी की एबीसीडी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर लिखिएगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ सन रेज, याद रखिए यहाँ सन रेज की अवेलेबिलिटी भी रहेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ सन रेज can enhance the diversity
can enhance the diversity, can enhance the diversity along with productivity, along with productivity, productivity भी बढ़ जाएगा, along with productivity, along with productivity यानी productivity के साथ केयर कीजिएगा, डाइवर्सिटी बढ़ेगा तो उनकी क्या बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, जो बहुत ही ध्यान बच्चे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? फिर लिखेंगे पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा इंक्रीजिंग ऑफ इंसेक्ट्स, इंक्रीजिंग ऑफ increasing of plants, plants लिख लीजिए, increasing of plants can enhance, increasing of plants can enhance the number of insects, the number of insects, कीड़े मकोड़े भी तो बढ़ जाएंगे, the number of insects, that's why birds and insect eaters creature, that's why birds and insects eater creatures, birds and insect eaters creatures enhance, वो भी तो बढ़ जाएंगे, enhance। ओके, एग्जांपल में लिखिएगा, दो चीज बता रहा हूं, फिर दिमाग लगाइएगा बच्चे। एक तो कोरल आपने कहा था, लेकिन मैं चाहूंगा फिर दिमाग लगाइए, कोस्टल एरिया नहीं है वो, मैंग्रोव लिखिए, मैंग्रोव इकोसिस्टम, मैंग्रोव इकोसिस्टम, कोरल इकोसिस्टम, मैंग्रोव इकोसिस्टम, कोरल इकोसिस्टम, मैंग्रोव इकोसिस्टम, कोरल इकोसिस्टम, मैंग्रोव इकोसिस्टम, कोरल इकोसिस्टम। ओके, both have heavy productivity, 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 यानी दोनों की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हैवी होती है। समझ में आ गया? थैंक यू।